नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है हमारी मनोविज्ञान की तीसरी प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें हमारी ना देखी हो तो एक बार जरूर देखिएगा। इनमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। पूछा गया हमसे पहले क्वेश्चन में कि एक छोटा बालक जिसे उसके साथी ने पीटा, घर लौटने पर वह बालक अपने छोटे भाई को पीटता है, यानी कि लात लगाता है। यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का उपयोग कर रहा है, पूछा गया इनमें से जो यह बालक है वह कौन से डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। क्या है, प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहा है, या प्रतिगमन का प्रयोग कर रहा है, या प्रक्षेपण का, या युक्तिकरण का। बताइएगा। देखिएगा युक्तिकरण क्या है। युक्तिकरण जो आपसे पूछा गया युक्तिकरण क्या है, तो कहेंगे जब आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं, जैसे ये अंगूर हैं, आप इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास किए, फिर भी आपको यह अंगूर प्राप्त नहीं हुए, आप क्या कहेंगे, भैया अंगूर खट्टे थे, हमको तो अंगूर चाहिए ही नहीं थे। यानी कि आपके जो फल प्राप्त करते हैं वह फल प्राप्त ना हो, उससे अपने परिश्रम को बचाने के लिए जो आप डिफेंस यूज करते हैं वह होता है युक्तिकरण। लेकिन हमसे पूछा गया इसमें छोटे भाई को, मतलब एक बालक पीटा, अपनी भड़ास वह दूसरे पे निकाल रहा है, तो कहेंगे भैया जब अपनी भड़ास दूसरे पे निकालो तो कहेंगे भैया प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम है, सिगमंड फ्राइड के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है, आइएगा आगे की चर्चा करते हैं। आगे आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहेंगे भैया बाल विकास निर्भर करता है, बताइएगा क्या वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, या वातावरण पर निर्भर करता है, या ए और बी ऑप्शन दोनों हैं, या बालक के परिवार पर निर्भर करता है। बताइएगा बाल विकास किस पर निर्भर करता है। देखिएगा, अगर आप सेब का पेड़ आप लाए और आपने वह पेड़ राजस्थान में लगाया, राजस्थान में जो कि अत्यधिक गर्मी पड़ती है, आप बताइए यहाँ पे सेब लग सकता है। कहेंगे भैया नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेब के पेड़ के लायक वातावरण ही नहीं है। बीज तो हम लाए सेब का, लेकिन वातावरण नहीं है यहाँ पे। तो कहेंगे भैया जब वातावरण भी किसी चीज को वृद्धि में आवश्यक है और बीज भी, अकेले वातावरण हो और बीज ना हो तो जाहिर सी बात है सिर्फ वहां पे भी विकास नहीं हो सकता। तो बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अब भैया हम ये दोनों तो ऐसे लगाएंगे ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है। ठीक है, यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे क्वेश्चन इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर लिए हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। पूछा गया है कि शैशवावस्था में बालक को पढ़ाया जाता है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। क्या मॉन्टेसरी विधि होता है, या खेल विधि है, या किंडरगार्टन है, या ये सभी है। बताइएगा कौन सी है। देखिएगा आप बताइए कि मॉन्टेसरी विधि किसने निकाली। कहेंगे भैया मारिया मॉन्टेसरी ने, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा। आप बताइए खेल विधि किसने की, तो आप क्या बताएंगे भैया कुक ने की, WC कुक ने खेल विधि दी थी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया भैया किंडरगार्टन किसने दी, तब आप बताएंगे भैया फ्रावेल की किंडरगार्टन है। ये तीनों लिख लीजिएगा, मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि WC कुक ने, किंडरगार्टन फ्रावेल की होती है। तीनों की तीनों उपयोगी हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि अगर पूछी है, आप बताएंगे भैया ये तीनों ही उपयोगी होती हैं, मॉन्टेसरी विधि भी, खेल विधि भी, और किंडरगार्टन भी। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का उपयुक्त सभी हमारा आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए कोटेशन पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 4 में। पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। पूछा गया कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, कोटेशन पूछी गई है। बताइएगा क्या एडलर ने कहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग ने कहा है, या गुड एनफ ने कहा है, या फिर क्रो एंड क्रो ने कहा है। बताइएगा किसने की है। काफी फेमस कोटेशन है ये। देखिएगा जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्यों कहा गया, इसलिए इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा क्योंकि 20वीं शताब्दी में बालकों के लिए अत्यधिक कार्य हुए, बालकों पर ध्यान सर्वाधिक दिया गया 20वीं शताब्दी में। इसलिए क्रो एंड क्रो ने कहा कि भैया जो 20वीं शताब्दी होती है वह बालक की शताब्दी है। यानी कि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि भैया 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ठीक है, आइए याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कोटेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि कोटेशन से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार शायद 2000 यूपी टेट के 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। पूछा गया है क्या 270 होती है, 206 होती है, 355 होती है, या 255 होती है। बताइएगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा आपसे पूछा, आपने कहा भैया 206 तो वयस्कों में होती है।
हमने कहा ठीक है, वयस्कों में 206 होती है, और तो नवजात शिशु में हमसे लेकिन पूछा गया है, हम बताएंगे भैया नवजात शिशु में 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है नवजात शिशु में। कमेंट करके बताइएगा कि बाल्यावस्था में शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। कब? बाल्यावस्था में। कमेंट करके बताइए कितनी हड्डियां होती हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है 270 है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, ठीक है, लेकिन वयस्कों में 206 होती हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आया सिगमंड फ्राइड से। ये क्वेश्चन एक बार रीट में पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो रीट में एक बार पूछा गया है, ठीक है। रीट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, जब हम प्रीवियस ईयर को तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बिना प्रैक्टिस के आप परीक्षा में बेहतरीन कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का सिर्फ एक ही माध्यम होता है, क्वेश्चनों को बराबर प्रैक्टिस में लाना, आज से आपके जो तैयार किया है उसका रिवीजन हो सके, ठीक है। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए देखिए समुद्र में, क्वेश्चन नंबर 6 में, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड, हिमखंड के समान होगा, से नहीं है, के समान की तुलना किसने की है? क्या वह क्रो ने की है, रॉस ने की है, सिगमंड फ्राइड ने की है, या श्रीमती हरलॉक ने करी है? किसने करी है बताइएगा। कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया क्रो ने 20वीं शताब्दी को, बालक की शताब्दी का, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सिगमंड फ्राइड है। क्या है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ये क्या कहते हैं, जो मनोविश्लेषणवाद के जनक होते हैं, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने। मन बताए, चेतन बताया, अचेतन बताया, है। जब इन्होंने जो मन के प्रकार बताए, चेतन अचेतन, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया 10% होगा ऊपर, ऊपर कहा ये समुद्र में, यह समुद्र है, इसमें जो ऊपर का हिस्सा होगा वो सिर्फ 10% है, और नीचे का हिस्सा होगा वह 90% होता है। जो 90% है वह हमारा अचेतन है, और जो अचेतन मन होता है वही व्यक्ति को कंट्रोल करता है, वही हम व्यक्ति को चलाता है। और सिगमंड फ्राइड ने आपसे पूछा कि सर्वाधिक ध्यान किस पे दिया अपने सिद्धांत में, आप बताएंगे भैया कि जो सिगमंड फ्राइड होते हैं वह अचेतन मन पे सर्वाधिक ध्यान देते हैं। किस पे? अचेतन मन पे। और जो चेतन मन होता है 10% होता है, ठीक है। हम, और इन्होंने अपने अध्ययन में किस पे जोड़ दिया, आप बताएंगे अचेतन मन पे। यानी कि समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से तुलना किसने की है, आप बताएंगे भैया सिगमंड फ्राइड ने की है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चर्चा कर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विकास पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? पूछा गया। क्या यह व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, या फिर पूर्णतःवाद, पूर्णतः होगा, पूर्णतः, पूर्णतः नहीं है, पूर्णतःवाद के अंतर्गत आएगा, या फिर परियोजनावाद के, या फिर यह सभी? बताइएगा कि विकास पूर्ण से अंश की ओर, ये मेन टॉपिक है, पूर्ण से अंश की ओर, ये याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है। देखिए आपने कहा भैया कि यह जो पूर्ण से अंश की ओर होता है यह तो पूर्णतःवाद की देन है, यानी कि पूर्णतःवाद ने कहा था कि विकास होता है पूर्ण से अंश की ओर होता है। पूर्णतःवाद को हम क्या कहते हैं? समग्रवाद भी कहते हैं, इसी को हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। इन्होंने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया, आप बताएंगे भैया कि इन्होंने तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है वही दिया, यानी कि पूर्णतावाद, समग्रवाद या प्रयोजनवाद होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चर्चा करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है, एक कथन पूछा गया है आज पे कि किसके कथन के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है? बताइएगा कि बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है। या यह गैसेल ने कहा, या फिर थॉमसन ने कहा, या फिर एडलर ने कहा, या फिर किलपैट्रिक ने कहा? किसने कहा बताइएगा। देखिएगा हम क्या करते हैं कि भैया गैसेल हैं, गैसेल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गैस किया कि बालक जो 6 वर्ष में होगा वह 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है। गैसेल ने गैस किया कि बालक 6 वर्ष में 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है। देखिएगा याद रखिएगा, ये याद करने का एक तरीका है कि गैसेल ने भैया गैस किया कि बालक 6 वर्ष में 12 वर्ष का 2 गुना सीख लेता है। किसने कहा? तो गैसेल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर होता है वह कौन सा है? गैसेल होते हैं, ठीक है। कोटेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक ना एक कोटेशन अवश्य पूछी ही जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? क्या विद्यार्थी आश्रित चर है, या फिर स्वतंत्र चर है, या फिर मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा।
अब देखिएगा, हमने कहा आपसे मध्यस्थ चर, आप बताएंगे भैया पाठ्य पुस्तक, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वह मध्यस्थ चर है। अब भैया किसके बीच की मध्यस्थ होती है, तो कहेंगे भैया शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पाठ्य पुस्तक आती है, तो कहेंगे भैया जो शिक्षक होगा वह स्वतंत्र चर के अंतर्गत आएगा। जब मध्यस्थ चर होता है उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक और स्वतंत्र चर के अंतर्गत हमारा शिक्षक आ रहा है, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी हमारा आश्रित चर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें कौन सा है, विद्यार्थी आश्रित चर है। ठीक है, स्वतंत्र चर प्रधानाध्यापक सॉरी या फिर अध्यापक कह दें, और मध्यस्थ चर में पाठ्य पुस्तक आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर होता है आश्रित चर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। क्या यह करके सीखने पर बल देता है, या फिर रटने पर बल देता है, या समस्या के हल करने पर बल देता है, या उपरोक्त सभी। बताइएगा कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। देखिएगा, जब एनसीएफ 2005 की बात आएगी आप कहेंगे भैया रचनावादी है। ये क्या है, रचनावादी है। और रचनावादी कैसे होगा, जब यह करके कुछ कार्य करेगा, जब कार्य करेगा तो करके सीखेगा ही, तो कुछ ना कुछ, जब व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है तो उस कार्य से कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। तो कहेंगे एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो कहेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको जो टीजीटी, पीजीटी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस सभी की क्लासें हम चलाएंगे सुचारू रूप से, और जल्द ही हम आपके लिए टीजीटी की क्लासें भी चालू करने वाले हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को कैसे सीखता है, मातृभाषा कब सीखता है। देखिए, या मातृबोली के रूप में सीखता है, चिल्लाने के रूप में सीखता है, व्याख्यान के लिए सीखता है, या गाने के रूप में सीखता है। बालक मातृभाषा कैसे सीखता है, तो आप बताएंगे भैया कि जो बालक होगा, बालक मातृभाषा कैसे सीखेगा। कि भैया मातृभाषा तो वही है जो बालक के उस परिवेश में बोली जाएगी। जब उस परिवेश में, यहाँ पे बालक है, यहाँ पे जो भाषाएं बोली जा रही हैं इस परिवेश में, तो वह बालक सीख लेगा। अब यहाँ की भाषा को भाई से जाहिर सी बात, यहाँ पे जो लोग हैं वो उसी भाषा को तो बोलेंगे। जब उस भाषा को बोलेंगे तो बालक सुनेगा, यानी कि और खुद भी बोलने का प्रयास करेगा, यानी कि मातृबोली के रूप में सीखता है अपनी मातृभाषा को बालक। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाता है। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को मातृबोली के रूप में सीखता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक, अगर आप उस जगह एक शिक्षक हैं तो वहां पे आपको कौन सी प्रतिक्रिया देंगे, आप क्या करेंगे। बताएंगे कि दादा आया है की जगह पर बताएंगे दादाजी आए हैं, यह कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, आप ये कहेंगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। बताइए, या कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप। देखिएगा, जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा आप कहेंगे भैया अल्बर्ट बंडूरा आपने जो सिद्धांत पढ़ाया उसमें बताया कि जो शिक्षक होता है वह जैसा व्यवहार करेगा बालक उसी के अनुसार सीखेगा, क्योंकि एक बालक होगा वह देख के सबसे ज़्यादा सीखता है, आपका अनुसरण करके सीखता है। आप बताएंगे भैया कि आप खुद बोल के बताएंगे कि कैसे बोला जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया होगी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, क्या अच्छा उसके दादाजी आए हैं। फिर ये बालक सुनेगा, जब बालक सुनेगा इसका अनुकरण भी करेगा बालक, जब अनुकरण करेगा तो जब पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा, जब वह पुनः प्रस्तुतिकरण बोलेगा, यही वाक्य यही चीज़ बोलेगा, जब यही चीज़ बोलेगा तब आप उस बालक को पुनर्बलन देंगे। भैया जब पुनर्बलन देंगे तो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। अब बालक आगे से यही चीज़ बोलेगा, उसमें नैतिकता की यह चीज़ का विकास हो जाएगा भाषा का। यानी कि अल्बर्ट बंडूरा में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार बालक भाषा कैसे सीखता है, आप बताएंगे अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। बताइएगा, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांट देंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, या प्रधानाचार्य को बताएंगे, या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, या बच्चे से बातचीत करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे। बताइएगा, देखिएगा
उसे डांटेंगे तो है ही नहीं। एनसीएफ 2005 साफ साफ कहता है कि बच्चों को आप डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, ठीक है। प्रधानाचार्य को बताएंगे क्यों? आप शिक्षक किस लिए हैं कि छोटी छोटी बातों को प्रधानाचार्य को बताएंगे? ये भी नहीं करेंगे। आपको अपने कक्षा की समस्याएं खुद ही हल करनी पड़ेंगी। उसके माता पिता से संपर्क क्यों करेंगे भैया? उसके माता पिता से संपर्क क्यों करेंगे? जब आप उस कक्षा में हैं, आपकी कक्षा का बालक लेट आ रहा है, तो आप खुद ही हल ढूंढेंगे उस चीज़ का, यानी कि बच्चे से बातचीत करेंगे। जब हम बच्चे से बातचीत करेंगे, पूछेंगे भैया क्यों लेट आए हो, क्या कारण है, कोई परेशानी है, यानी कि हम उससे बातचीत करेंगे और कारण जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों लेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता है कि बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चर्चा करते हैं। पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 14 में भारत का एक कथन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह किस आयोग का कथन है? क्या है? मुदालियर आयोग का कथन है, या सैडलर आयोग का कथन है, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का कथन है, या कोठारी शिक्षा आयोग का कथन है? बताइएगा। देखिएगा, यह पूछा गया कि कोठारी आयोग ने जब यह बात कही, कोठारी आयोग का गठन हुआ, तो उसने कहा कि भारत का जो भविष्य है, एक शिक्षक के विषय में कहा यह कथन कि शिक्षक कौन होता है, तो उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है और वह राष्ट्र का निर्माता है, भारत के भविष्य का निर्माता है, यानी कि कोठारी आयोग का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थॉर्नडाइक। आपसे क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में ये पूछा जा चुका है, ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? क्या सील गुण के आधार पर किया है, या शारीरिक बनावट के आधार पर किया है, या जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु लक्ष्य के ऊपर, या कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर किया? जब आप बात करते हैं भैया, देखिए थॉर्नडाइक की, जब आप बात करते हैं थॉर्नडाइक की, आप कहेंगे भैया कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। कौन से? तो थॉर्नडाइक ने कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पे किया। कमेंट में बताइए कि जो थॉर्नडाइक होते हैं उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं। बुद्धि से संबंधित यह क्वेश्चन है। यदि क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, विनय साइमन मापनी का निर्माण किस वर्ष हुआ? यानी कि जो विनय साइमन है उन्होंने अपना परीक्षण किस वर्ष बनाया? क्या 1900 में बताया, या 1906 में बनाया, या 1905 में बनाया, या 1907 में बनाया? कब बनाया? आप बताएंगे भैया कि जो विनय साइमन है उन्होंने 1905 में बनाया। विनय साइमन मापनी यानी कि आपने परीक्षण 1905 में बनाया, और जब यह बनाया था तो शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे, फिर इसमें संशोधन हुआ, तब इसमें 50 प्रश्न किए गए, ठीक है। विनय साइमन जो परीक्षण है 1905 में बनाया गया। लेकिन टर्मन ने कब बनाया? टर्मन ने जब आप बताएंगे भैया, टर्मन ने 1911 में बनाया। कब बनाया? 1911 में बनाया टर्मन ने, ठीक है। आइए विनय साइमन, ऑप्शन नंबर सी आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चर्चा करते हैं। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? पूछा गया है। बताइएगा कि बुद्धि का जो है द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या वह वर्ड ने दिया, या फिर टर्मन ने दिया? टर्मन होगा, टर्मन नहीं है ये, ठीक है। टर्मन ने दिया, या फिर स्पीयरमैन ने दिया, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखिएगा, यह बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है वह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, ठीक है। स्पीयरमैन के द्वारा हमने बताया था, जो टर्मन ने बनाया था अपना बुद्धि परीक्षण 1911 में बनाया था, ठीक है। और देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। एक तत्व, द्वितत्व, ये सब स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए हैं। बहुतत्व किसके द्वारा दिया गया है? आप बताइएगा, आगे इसके ऊपर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, विनय साइमन परीक्षण। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस बात पे चर्चा करी है कि विनय साइमन परीक्षण 1905 में बनाया गया। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? क्या वह 30 थी, या 40 थी, या 50 थी, या 60 थी? बताइएगा। जो विनय साइमन परीक्षण है उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, पूछा गया है। देखिएगा, अभी हमने बताया 1905 में जो यह परीक्षण बनाया गया, जब यह प्रथम बार आया बिना संशोधन के, या 1930 में आया, लेकिन जब इसमें संशोधन होता है तब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी करी जाती है?
आप बताएंगे भैया 50 करी जाती है इसमें प्रश्नों की संख्या संशोधन के टाइम, लेकिन जब 1905 में आया तब इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो बताएंगे भैया 30 थी। ठीक है, कितनी थी, 30 थी। क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोटा होता है, या बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, या उसका उत्तर एक ही होता है, या उनके कई उत्तर होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के या फिर कई उत्तर होते हैं, बताइएगा। देखिएगा देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूरी नहीं होता कि वह छोटा ही हो, क्वेश्चन इतना बड़ा भी हो सकता है, 3-4 लाइन में क्वेश्चन ही चलता रहे। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जल्दी समझ लें, यह हो ही नहीं सकता कि एक प्रश्न जल्दी आपको समझ में आ जाए। देखिए, उसके कई उत्तर होते हैं। देखिए, जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, क्वेश्चन चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन उसमें ऑप्शन तो 4 ही दिए होंगे, उन्हीं ऑप्शन में आपको एक पर टिक करना है। आप बताएंगे भैया उसके कई उत्तर तो हो ही नहीं सकते, कहेंगे उसका एक ही उत्तर होता है। यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होता है बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चर्चा करते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किस काल को विकास के अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? किशोरावस्था को कहा गया, आधा सा बनेगा। ठीक है, क्या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को, या मध्यावस्था को, या वृद्धावस्था को? किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया, बताइएगा। आप बताएंगे भैया कि देखिए किशोरावस्था है, किशोरावस्था अत्यधिक दबाव और तनाव का जो काल होता है वह किशोरावस्था को ही कहा जाता है। यह वह अवस्था है जिसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। यह वह अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक में जो विद्रोही भावना जागती है। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी उस समय प्रतिक्रिया क्या होगी? आप शिक्षक हैं तो देखिएगा, आपसे क्या आप करेंगे? क्या बालक की ओर ध्यान नहीं देंगे, या उसे सोचकर बोलने की हिदायत देंगे, या कहेंगे बालक को डांटेंगे आप, या बालक के प्रयास की सराहना करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न, देखिए वह आपके जो मस्तिष्क में चल रहा होता है उसकी जांच करता है एग्जामिनर, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। आप उस समय क्या करेंगे? अगर आप किसी कक्षा के अध्यापक हैं और आपका बालक यह व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है, आप करेंगे भैया जो बालक ने अटक अटक के आंशिक रूप से बोल रहा है ना, आप कहेंगे भैया तुमने बहुत अच्छा किया है, आपने और प्रयास करेंगे, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो बालक अगली बार से इससे अच्छा करने की कोशिश करेगा, यानी कि बालक का जो प्रयास है अब उसकी सराहना करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है हमारा 21 और यह ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए, 22 में आपसे पूछा क्या गया है कि शिक्षा में जो पंचपदीय प्रणाली है काफी बार पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली एकदम हॉट टॉपिक है, परीक्षाओं में आने के लिए हमेशा ही। तो शिक्षा में जो पंचपदीय प्रणाली है का प्रतिपादन किसने किया? अरस्तु ने, रूसो ने, हार्वर्ड ने, प्लेटो ने। आंसर हम आपको बता ही चुके हैं, तो क्यों टाइम बर्बाद करें? कहेंगे भैया हार्वर्ड ने किया था, हार्वर्ड ने। ठीक है, हार्वर्ड ने किया था। और इनकी जो आगे की प्रैक्टिस दी है हमने, उनमें इन तीनों के द्वारा जो विधियां बताई गई थी उनके ऊपर डिस्कस किया था। तो आप उनकी जो विधियां हैं इनके द्वारा बताएंगे, अरस्तु, प्लेटो और रूसो, और इनके द्वारा, तो आप उनको कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है, पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? आप बताएंगे भैया हार्वर्ड ने किया। किसने किया? हार्वर्ड ने किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चर्चा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है? बताइएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, या विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त होता है? कौन सा एक कथन हमारा उचित है? सॉरी, मृत्यु नहीं है यहाँ पे, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है।
बताइए। देखिएगा, विकास जन्म के साथ तो प्रारंभ होता है पर जन्म के साथ समाप्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो ही नहीं सकता। विकास पृथक नहीं होता, विकास एकल आयामी नहीं है भैया, बहुआयामी है। अब बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन, कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। देखिएगा, आइए देखते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन नहीं है, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहीं पे। आज टॉप 23 ही क्वेश्चन लिए हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, इनमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर, आप देखिए आजकल एग्जाम में क्या चल रहा है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया, अगला वहाँ से उठा लिया, क्वेश्चन वही है, बस बदल बदल के पूछते रहते हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो प्रैक्टिस बराबर लेते रहिए। हम क्या करेंगे, आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, जिससे आप साइको में तो 30 में 30 प्राप्त कर सकें। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो, हमारी एक क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक करें, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।